हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे एक थंबनेल भी पोस्ट किया था जिसमें बताया था कि हम लोग जनवरी से नवंबर तक की जो करंट अफेयर्स की घटनासार वार्षिकी मैगजीन आ चुकी है, जिसमें अगर आप देखोगे कि जो करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल रही है वो जनवरी से लेकर नवंबर तक में मिल रहा है। नवंबर में भी कितना, 5 नवंबर तक की डेट का ये वार्षिकी मैगजीन आ चुका है। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हम लोग अपडेटेड क्लास करेंगे जो कि जुलाई से लेकर नवंबर तक की रहेगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इससे पहले जब जनवरी से जून तक की करंट अफेयर्स आई थी घटनासार की, तो वो मैंने कंप्लीट करा दी थी हैंड रिटन नोट्स के साथ भी, क्लासेस भी। और इसके लिए अब इतना टाइम नहीं है कि हम लोग हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी बनाएं और प्लस जो है कि आप लोगों को प्रोवाइड जल्दी से जल्दी करा पाए। तो ये पॉसिबल चीज नहीं है क्योंकि जो जमीनी हकीकत है वो यही है कि भाई इतना समय नहीं मिल पा रहा है, प्रीलिम्स एग्जाम नजदीक है सभी का। तो इसीलिए मैंने इसमें बुक के अंतर्गत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए हैं, चाहे वो नेशनल के हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, इकोनॉमी हो, इन सभी चीजों को। अब यहां पे आप देखोगे राष्ट्रीय घटनाक्रम में कुछ कुछ पॉइंट मैंने हाईलाइट किए, केवल हम उसे समझते हुए चलेंगे और कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे कि हाँ भाई कैसे इन टॉपिक को कंप्लीट करें। अच्छा, एक और इंक्वायरीज आ रही थी मेरे पास कि सर घटनासार की जो जनवरी से जून तक की है वो हमें नहीं मिल पा रही, कहां से मिलेगी, और आई दृष्टि की भी कहां से मिलेगी। तो मैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको लेके चलता हूं, वहां मैं आपको दिखा देता हूं कि ताकि आप जनवरी से जून तक का वहां कवर कर लो और जुलाई से नवंबर तक का घटनासार आप इस पीडीएफ से कवर कर सकते हो। तो यहां पर देखोगे कि मेरा YouTube ओपन हो चुका है और यहां पर मैं सर्च करता हूं ग्लैंस एकेडमी करके। तो यहां पर आप आएंगे ग्लैंस एकेडमी YouTube चैनल पे। यहां पर आपको देखने को मिलेगा आपके मोबाइल में प्लेलिस्ट का ऑप्शन। जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। यहां पर आप लोग शॉर्ट बाई भी कर सकते हैं। शॉर्ट बाई का मतलब होता है कि जो लेटेस्ट आपकी आती है, यहां पर देखिए लास्ट वीडियो एडिट करके ऐसे ओपन कर दीजिए। तो जिसमें भी हमने वीडियो ऐड की होगी वो यहां पे मिलेगा आई दृष्टि करंट अफेयर्स का पूरा प्लेलिस्ट। इसे आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको 48 वीडियो देखने को मिलेंगी। यानी यहां पर आप देखोगे कि जो एमसीक्यूज वाली है, जो फास्ट रिवीजन की मैंने कराई है, ये एमसीक्यूज जो चल रहे थे, तो यहां पे जनवरी से जून तक का पूरा करंट अफेयर देखो यहीं पे है घटनासार में। आप इसे देखोगे, ये लिखा है घटनासार नेशनल, इंटरनेशनल, अर्धवार्षिकी में आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय, फिर आर्थिकी, ये पूरी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसकी मैराथन भी हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दी थी। चाहे तो आप यहां से मैराथन को भी देख सकते हो, मैराथन पार्ट 1 और इसके साथ मैराथन पार्ट 2। तो यहां से आपका जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा और जुलाई से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब ये वाली जो टॉपिक आप देख रहे हैं अपने सामने घटनासार का, तो इसकी पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, कल सुबह तक पोस्ट हो जाएगी। आज शाम में तो नहीं, कल सुबह, यानी कि आपको मिल जाएगी कल सुबह 27 तारीख को मिल जाएगी। चलिए, बहुत हो गया सारी चीजों को इन्फॉर्म करना, बताना। अब यहां से टॉपिक शुरू करेंगे और नो इन्फॉर्मेशन, केवल अब क्लासेस। पहला ही टॉपिक आप देखेंगे यहाँ पे, स्पेन के राष्ट्रपति की एक भारत यात्रा हुई है। कहां पे इन्होंने यात्रा की? भारत की यात्रा की है। तो चीजों को जरा समझने के लिए हम थोड़ा जूम करेंगे ताकि बड़ा सा दिख सके। यहां देखोगे स्पेन की जो राष्ट्रपति हैं पेड्रो सांचेज, क्या नाम है? पेड्रो सांचेज। इन्होंने 28 से 29 अक्टूबर 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पे संपन्न किया और इस दौरान ये प्रधानमंत्री मोदी जी से इनकी मुलाकात हुई। कहां पर मुलाकात हुई या कहां पे इन्होंने इनॉग्रेशन किया? तो 28 अक्टूबर को गुजरात के वडोदरा में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी हुई और उसके साथ ही साथ दोनों ही नेताओं ने संयुक्त रूप से वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया। तो एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो कहां पे उद्घाटित किया गया? वडोदरा में किया। और दोनों ही नेता, दोनों मतलब स्पेन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जी। फिर इसके बाद बहुत सारी चीजें, ये जो एक्स्ट्रा थी इसका कोई मतलब नहीं था इस तरीके से, तो केवल जो इंपॉर्टेंट लाइन है उनको कनेक्ट करके आपको पढ़ना है। अगर आप देखोगे कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का जो उद्घाटन किया गया, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए एयरबस जो कि एक स्पेन की कंपनी है और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो कि इंडिया की कंपनी है, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से C-295 विमान का वो किया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है। तो इसके प्लांट का उद्घाटन किया गया और देखा जाए तो ये देश की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री माना जा रहा है। अभी तक जितनी भी फैक्ट्री जो है की है जिसमें सैन्य विमान वगैरह बनाए जाते हैं सैनिकों के लिए, समांतर डीआरडीओ के अंतर्गत बनता है और डीआरडीओ हमारा गवर्नमेंट की साइट है, यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन यहां पर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो कि देश का पहला ऐसा जो है कि रहेगा जिसमें निजी तरीके से सैन्य विमान फैक्ट्री बनाया जा रहा है, मतलब सारे इक्विपमेंट्स वगैरह बनेंगे। तो क्या नाम है? C-295 विमान। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि किन दो देशों की परियोजना थी? तो भारत और स्पेन की थी और बाकी कुछ चीजें एक्स्ट्रा थी जो काम के लायक नहीं थी। एग्जाम में जितना आने की संभावना है उसे हम लोग डायरेक्ट पढ़ रहे हैं और इन्हीं चीजों को मैं हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स में भी कन्वर्ट कर देता था, लेकिन टाइम नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे बुक की पीडीएफ को ही पढ़ाना शुरू किया। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स द्वारा पहला C-295 विमान सितंबर
2026 तक तैयार होने की पूरी संभावना है कि हम लोग 2026 तक इसको तैयार कर लेंगे। और इसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पेन ने बंगलुरु में वाणिज्य दूतावास खोलने की बात की है। साथ ही साथ भारत ने भी बार्सिलोना में भारत का महावाणिज्य दूतावास इस साल अगस्त में चालू हो चुका है। अर्थात स्पेन ने बंगलौर में खोलने की बात की और भारत ने बार्सिलोना में। इसी के साथ इन्होंने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत स्पेन वर्ष के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है। तो संस्कृति, पर्यटन और एआई के क्षेत्र में भारत स्पेन वर्ष मनाया जाएगा 2026 में। तो यहां तक जितनी चीजें मैंने बता दी हैं, बाकी अगर आप चाहो तो पूरा पढ़ना होगा तो आप लोगों के पास भी मैगजीन आ चुकी होगी, पीडीएफ भी आ चुकी होगी, आप वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए कि हाँ सर यहां से एग्जाम में जो फंसेगा बस वो बता दो, तो अक्टूबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई पूरा कवर किया हर एक टॉपिक को। अब चलते हैं जर्मनी के। देखो जर्मनी में जो चांसलर होते हैं ना, मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको चांसलर कहा जाता है। तो वहां के जो चांसलर थे ओलाफ स्कोल्ज की भारत यात्रा हुई। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने 7वें अंतर सरकारी परामर्श यानी इंटर गवर्नमेंटल जो परामर्श की होता है, साथ ही साथ जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन 2024 में ये हिस्सा लेने भारत आए थे। 24 से 26 अक्टूबर 2024 तक इन्होंने भारत की यात्रा की, यानी 24 से 26 अक्टूबर। और कौन थे? जर्मन के चांसलर। अभी तक आपने एंजेला मर्केल का नाम सुना होगा, लेकिन अब आपको ओलाफ स्कोल्ज को याद करना है। साथ ही साथ भारत और जर्मनी के बीच में इस दौरान 18 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कितने? 18 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि किन किन मामलों पे हुए, तो 18 मामलों पे हुए। साथ ही साथ जिन मुद्दों पर यहां पे सहमति बनी मोदी जी के बीच में, स्कोल्ज जी के बीच में, तो जर्मनी ने भारतीयों के लिए वीजा की संख्या बढ़ा दी। जैसे अभी क्या था, भारत के जो लोग थे पढ़ाई करने के लिए किसी भी काम के लिए 20,000 जा सकते थे, अब उनकी संख्या बढ़ा के 20,000 से 90,000 कर दी है। तो अब 90,000 लोगों को वीजा अलॉट किया जाएगा एक वर्ष के हिसाब से। भारत और जर्मनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हो गए, क्योंकि भारत में 5 प्लांट ऑलरेडी लग चुके हैं। वैश्विक स्तर पे यूएसए पहला देश है जिसने भारत के साथ क्या किया है, इस पे एक एग्रीमेंट भी किया है सेमीकंडक्टर पे। मैंने आई दृष्टि करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कुछ और भी महत्वपूर्ण समझौते, जैसे अगर इसमें देखोगे इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, यानी कि वैसे तो नाम से दिख रहा है इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य रहा है कि दोनों देश हरित हाइड्रोजन उत्पादन को क्षमता को बढ़ाएंगे, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करेंगे और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति पर भी एकजुट होंगे। तो अभी हाल ही में इंडिया ने जर्मनी से ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप के लिए समझौता किया है। और बाकी 18 समझौते जो महत्वपूर्ण थे वो भी मैंने आपको बताए हैं। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आईआईटी चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय के बीच में एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए जो भारतीय छात्रों को दोहरे डिग्री कार्यक्रम का लाभ उठाने की अनुमति देता है। आईआईटी चेन्नई यानी तमिलनाडु में स्थित है, जिसको हम लोग आईआईटी मद्रास भी कहते हैं, और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय जो आपका जर्मनी का है। 2022 का प्रश्न याद है आपको? आई थिंक 2023 का, जिसमें डेक्कन विश्वविद्यालय को पूछ लिया था, जो भारत में पहला विदेशी विश्वविद्यालय था। ऑस्ट्रेलिया का गुजरात में ओपन हो रहा था। तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम किसी यूनिवर्सिटी से एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो उस पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत कुशल प्रवासियों के लिए रोजगार, शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने पर सहमति हुई है। दोनों देशों ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए। ये सामान्यतः बहुत कम देशों के साथ ही किया जाता है। अर्थात मान लो भारत के यहाँ जितने भी कुशल प्रवासी हैं या जितने भी श्रमिक हैं, अगर हम चाहते हैं विदेश में कहीं नौकरी देना, तो जर्मनी तो बहुत एडवांस लेवल का देश है, यूरोपीय देश है, वो नहीं चाहता है कि भारत के लोग आए या कहीं और के देश। तो इनके लिए पहले हमें समझौता करना पड़ता है, ताकि भारत से अगर कोई श्रमिक जाना चाहे जर्मनी में, तो पढ़ाई नहीं करना चाह रहा लेकिन वो वहां नौकरी करना चाह रहा है, तो उसके लिए हमारा एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट वहां पे हमने कर लिया है। अब चलते हैं भैया उपचुनाव, मतलब चुनाव की बात करते हैं, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव थे। लेकिन जब हमारी 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा था भारत में, 4 जून को जब निर्णय आया था, तो उसी दौरान चुनाव 4 राज्यों में और भी था। जैसे सिक्किम था, अरुणाचल प्रदेश था, ओडिशा था, आंध्र प्रदेश था। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए। कौन अध्यक्ष था, कौन अध्यक्ष बना, कौन राज्यपाल बना, कौन मुख्यमंत्री बना, कितनी विधानसभा सीट थी, कौन वहां से जो है कि नियुक्त आया, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, जबकि मैंने भी इन चीजों को कराया है। यहां पर बात करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की, क्योंकि आप 2022 के पेपर को याद करो, जिस समय हमारा पेपर हो रहा था उसी दौरान उत्तराखंड में भी चुनाव थे और वहां से भी प्रश्न पूछ लिए गए थे, अध्यक्ष कौन बना, मुख्यमंत्री कौन बना, या विधानसभा सीटें कितनी थी। तो ये यूपी पीसीएस का ट्रेंड रहता है जो लेटेस्ट में इलेक्शन होता है उसको लेकर।
यहां पर आप देखोगे परिणाम 8 अक्टूबर 2024 को जारी कर दिए गए। हरियाणा और यूनियन टेरिटरीज के रूप में जम्मू कश्मीर के पहली बार इलेक्शन हुए हैं। अगर आप देखोगे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाने वाली जो है कि पहली पार्टी बन गई, लगातार तीसरी बार उसकी सरकार बनी बीजेपी की। साथ ही साथ विधानसभा सीट पता होनी चाहिए, तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीट थी जिसमें 48 सीटें भाजपा अकेले जीतती है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लगातार तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई है। ठीक इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भैया कितनी विधानसभा सीट थी, तो 90 विधानसभा सीटें। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न का ट्रेंड रहा है कि जिस भी राज्य में इलेक्शन हुआ है उसकी कम से कम विधानसभा सीटें पता होनी चाहिए। यूपी की कितनी दोस्तों, 403 होती हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं, अगर हम बात करें एक पहला प्रश्न ऐसे ही देखिए, उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं। हालांकि ये कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हो जम्मू कश्मीर के, लेकिन यूनियन टेरिटरीज के तौर पे पहली बार जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हुआ और ये जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। किसके? यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर के नाम से। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं उमर अब्दुल्ला सी। 16 अक्टूबर 2024 को उपराज्यपाल ने वहां पे मनोज सिन्हा ने उमर को गोपनीयता और पद की शपथ दिलाई थी। यानी वहां के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है, 16 अक्टूबर 2024 को। तो ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर की सारी जानकारी। आगे देखते हैं, यहाँ पे हरियाणा की बात करें तो 17 अक्टूबर 2024 को भाजपा विधायक दल के नेता जो नेतृत्व करता थे नायब सिंह सैनी, इन्होंने पंचकुला में दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि बीजेपी 3 बार जीती थी, लेकिन दूसरी बार इन्होंने पद की शपथ ली है। और इनको शपथ दिलाने वाले जो राज्यपाल थे बंडारू दत्तात्रेय, क्या नाम था? बंडारू दत्तात्रेय ने इनको शपथ दिलाई है। तो 3 बातें समझ में आ गई कि कौन सीएम बन गया दोनों जगह, कौन राज्यपाल हो गया या उपराज्यपाल, और कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो 90 विधानसभा सीटें हैं। और यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर का यह पहला उपचुनाव, मतलब पहला चुनाव था जहां पे पहली बार उमर अब्दुल्ला क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं, जो यूनियन टेरिटरीज के पहले कहलाएंगे। क्लियर होगी बात? देखो जितनी चीज मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अगर इतनी चीज अगर आपको याद रही तो नो डाउट यहां से प्रश्न आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट वाले मंथ से जो प्रश्न आता उसका। अब बात करेंगे 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की बात कर रहे हैं हम लोग। 2023 में जिसका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा उसी के लिए हम ये पुरस्कार दे रहे हैं। देखा जाए तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का जो वितरण हुआ वो 22 अक्टूबर 2024 को किया गया। कहां पे? विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया, क्योंकि इस समय नई दिल्ली में भारत मंडपम बहुत चर्चा में है। चाहे आपकी G20 समिट हो या सुप्रीम कोर्ट की समिट हो, बहुत सारे समिट हमने की हैं। कहां पे? भारत मंडपम में। यूनेस्को की समिट हुई थी 46 वाली। तो बहुत सारी मीटिंग होने की वजह से भारत मंडपम ऑप्शन आ सकता है स्टेटमेंट वाइज, अगर ये प्रश्न बनेगा तो आपको याद रखना है कि विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। और यहाँ पे पुरस्कारों की जो घोषणा की गई, यानी कि जिन्होंने पुरस्कार प्रदान किया, वो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विजेता राज्यों को यहाँ पे प्रदान किया। कौन कौन से राज्य ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया? देखा जाए तो ओडिशा 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के लिए पहले रैंक पर आता है, यानी शीर्ष स्थान पे आता है। वहीं हमारा उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहा, उत्तर प्रदेश ने भी दूसरा स्थान प्राप्त किया। और गुजरात की बात करें तो इसने पौंडीचेरी के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। अर्थात जल पुरस्कार में ओडिशा पहले नंबर पे, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे गुजरात और पौंडीचेरी दोनों संयुक्त रूप से थे। अगर इन जल पुरस्कारों की बात करें तो टोटली 9 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, लेकिन यहां पर हम आपको केवल 3 इंपॉर्टेंट श्रेणियों पर चर्चा करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो एक आपको पुरस्कार मिलता है, यहां से अगर हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। चलो यहां पे हम 4 श्रेणियों को पढ़ते हैं। एक तो सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी की अगर हम बात करें तो पहली सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी है ओडिशा को रैंक 1, यूपी हमारा रैंक 2 और गुजरात और पौंडीचेरी हमारा रैंक 3 आते हैं। सर्वश्रेष्ठ अगर हम जिले की बात करें, कौन सा जिला बेहतर प्रदर्शन करता है, तो साउथ जोन में अगर आप देखोगे, दक्षिणी भारत की तरफ देखोगे तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करता है। सेकंड नंबर पे अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखोगे तो धलाई जो कि त्रिपुरा का है। थर्ड नंबर पे अगर आप नॉर्थ जोन की बात करोगे उत्तरी भारत की, तो यहां पे संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश का बांदा और गंदरबल जम्मू कश्मीर का है। यानी उत्तर प्रदेश ने यहां पर भी रैंक अच्छी प्राप्त की नॉर्थ इंडिया की तरफ। और पश्चिमी जोन की बात करें तो इंदौर एमपी के अंतर्गत है, और पूर्वी जोन में तो बालनगिरी ओडिशा के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ प्रमुख जो है कि आपको राज्य श्रेणियां पता होनी चाहिए, जिले के स्तर पे पता होना चाहिए, यूपी कौन से रैंक पे आता है ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करें तो टॉप 4 में भी यूपी की कोई भी ग्राम पंचायत शामिल नहीं हो सकी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ की बात करेंगे तो पुल्लमपारा जो कि तिरुवनंतपुरम केरल के अंतर्गत है, मासुलपानी कांकेर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है, हेम्पापुरम अनंतपुर आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। तो ये सर्वश्रेष्ठ आपकी ग्राम पंचायत थी। अगर हम शहरी निकायों की बात करें तो यहां पर सूरत पहली हो जाएगी,
पुरी ओडिशा का सेकंड हो जाएगा और पुणे महाराष्ट्र का तीसरा हो जाएगा। तो ये आपका स्थानीय शहरी निकाय कहने का मतलब है जो जिला स्तर पे होती हैं। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखेंगे तो भैया सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की देवी लगी होती ना, उनके बहुत सारी प्रतिमाओं में परिवर्तन किए गए। स्पेशली देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में स्थित जो न्याय की देवी वाली प्रतिमा है, इनमें बदलाव किया गया। तो इसका मतलब क्या है, क्या और जगह न्याय की देवी नहीं है? हर जगह है, हमारे हाई कोर्ट में भी होती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब बदलाव किया तो लगभग सभी जितनी भी राज्य के या उच्च न्यायालय हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सभी में इन देवी की प्रतिमाओं को बदला गया है। और ये जो नई तस्वीरें आई हैं अक्टूबर 2024 में आई हैं सामने, और इसका जो बदलाव किया गया वो आपके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी के निर्देश पे हुआ। हालांकि अब तो ये 51वें जो मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने 10 नवंबर को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। संजीव खन्ना जी ने, जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे, अब मुख्य न्यायाधीश भारत के हो चुके हैं। लेकिन जिस समय इन्होंने ऑर्डर दिया था अक्टूबर में, उस समय DY चंद्रचूड़ जी ही मुख्य न्यायाधीश थे। और इन्होंने क्या क्या परिवर्तन किया ये बात करते हैं, लेकिन पहले आपको ये भी पता होना चाहिए परंपरागत रूप में कौन सी जो है कि देवी थी। परंपरागत रूप में देखोगे तो न्याय की देवी को तलवार और तराजू पकड़े हुए दिखाया गया था और आंखों पर पट्टी बांधे हुए दर्शाया जाता था, जिससे यह माना जाता था कि हम जिस भी प्रकार का न्याय करेंगे वो निष्पक्षता के आधार पर रहेगा और कानून की सख्ती का प्रतीक रहेगा। यानी कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता, अगर आपने कानून का वायलेशन किया तो आपको सजा मिलेगी। लेकिन अब जो नया संस्करण आया, इसमें जो परिवर्तन हुआ, सबसे पहला कि आंखों पर से पट्टी को हटा दिया गया, जिसमें यह माना जा रहा है कि अंधेपन के माध्यम से हम निष्पक्षता पर बल न दें, बल्कि न्याय में हमारी पारदर्शिता भी होनी चाहिए कि आप जो न्याय कर रहे हो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई बैरियर्स नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ तलवार के स्थान पर भारत का संविधान स्थापित किया गया, यानी अब तलवार के स्थान पर उनको भारत का संविधान दे दिया गया, जो इस बात पर बल देता है कि न्याय का स्रोत लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे में निहित है, न कि बल या सत्ता पे। क्योंकि तलवार का मतलब है कि जिस बल या सत्ता के आधार पे दिया जा रहा है, लेकिन अब संविधान का मतलब हो गया कि जो संवैधानिक प्रावधान होंगे, जो लोकतांत्रिक मूल्य होंगे, हम उन पे आधारित होकर ही न्याय देंगे। तो ये दो बड़े मेजर चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, याद रख लेना इसको। और आगे बात करते हैं यहाँ पे हम। अब जैसे इसमें अगर आप देखोगे कि यहाँ पे न्याय की देवी जिन्हें क्या कहा जाता है, जस्टिया कहा जाता है, इसके नाम से भी जाना जाता है और इनका संबंध यूनान की प्राचीन संस्कृति से है। जस्टिया निष्पक्षता का प्रतीक है और उसके ही नाम पर जस्टिस शब्द का जन्म हुआ और जिससे आगे चल के न्याय वर्ड आता है। लेकिन अब यहाँ पे हम निष्पक्षता से ज्यादा पारदर्शिता पे बल करेंगे। किस पे करेंगे बल? पारदर्शिता पे। एक और पॉइंट अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि महाराष्ट्र ने देसी गाय को राज्य माता गौ माता घोषित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों के महत्व को देखते हुए उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 31 अक्टूबर 2024 को उन्हें राज्य माता गौ माता घोषित किया है। साथ ही साथ एक योजना के तहत इन्होंने कहा कि किसानों को इन गायों के लिए चारा भी उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार और जितने भी गौशाला को संचालक होते हैं, गौशाला संचालकों को प्रति गाय 50 रुपए प्रतिदिन अनुदान देने के पशुपालन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। यानी जितने भी गौशाला संचालक हैं, अगर वो अपने यहाँ 10, 20, 50 गायों का संरक्षण करते हैं जो देसी गाय होती है, तो उनको प्रतिदिन एक गाय का 50 रुपए मिलेगा। अगर 10 गाय हैं तो एक दिन में 500 रुपए मिलेगा और ऐसे उन्हें 30 दिन के 15,000 रुपए भी मिल जाएंगे, जो गायों के पालन पोषण के लिए होंगे, भोजन की सामग्री के लिए होंगे। तो पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो आपके ऑप्शन उत्तर प्रदेश हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मतलब उत्तर भारत में अगर हम देखें तो गाय का महत्व ज्यादा होता है, ठीक है, हमारे भारतीय संस्कृति में भी है और हमारी यूपी की राजनीति में भी है। तो हो सकता है यहाँ पे आप ऑप्शन गलत कर जाओ, इसलिए महाराष्ट्र का नाम याद रखना। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं, देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 96.96 करोड़। ये क्या कहना चाहता है इंटरनेट उपभोक्ताओं की? देखिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको हम लोग ट्राई बोलते हैं, TRAI, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है, इसने 9 अक्टूबर 2024 को इंडिया टेलीकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट ग्राहकों की संख्या चालू वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-जून की अवधि में एक तिमाही के आधार पर बताया कि 1.59% बढ़ के 96.96 करोड़ पहुंच गई है और जनवरी मार्च तिमाही में जबकि 95.40 करोड़ इंटरनेट ग्राहक थे। तो सीधी बात है कि भाई इसके पास पूरा रिकॉर्ड है, ट्राई सेंटर के पास, मतलब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसने एक रिपोर्ट जारी की इंडिया टेलीकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और जिसमें स्पष्ट कह दिया कि अप्रैल जून की अवधि की अगर हम आधार पर तुलना करें तो अब पूरे भारत में लगभग 96.96 करोड़ लोग ऐसे हो गए जो इंटरनेट के साथ मोबाइल को यूज करते हैं। अभी बहुत सारे लोग कैसे बटन वाला मोबाइल यूज करते हैं, छोटा वाला, जिसमें इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती है। मतलब लगभग 96.96 करोड़ लोग ऐसे हैं या तो वाईफाई के माध्यम से
या फिर जो है कि मोबाइल एंड्रॉयड, एप्पल, इस तरीके के मोबाइलों के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी से कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये एक संख्या बढ़ के लेटेस्ट आई हुई है। और इसमें जानने वाली क्या चीजें थी अगर हम देखना चाहेंगे तो इसमें देखो एक बेसिक जानकारी, कभी वैसे तो पूछना नहीं चाहिए लेकिन पता रहे आपको, टेलीफोन ग्राहकों की जो संख्या है वो अप्रैल जून में तिमाही में बढ़ के 120.56 करोड़ हो गई। अब देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि 96.96 करोड़ लोग ऐसे जो इंटरनेट को यूज करते हैं, लेकिन टेलीफोन ग्राहक कितने हो गए? 120.56 करोड़। अर्थात इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास छोटे वाले बटन वाले मोबाइल है, जैसे नोकिया या सैमसंग के या लावा के, इस तरीके के। क्योंकि आप इसको टेलीफोन इंटरनेट कनेक्शन मत समझ लेना। जो घरों में पहले टेलीफोन होते थे जिनकी वायर आती थी पूरी लंबी तक, अब वो चलन खत्म हो गया, वो एसटीडी पीसीओ तक ही रह गया, नहीं तो वो भी चलन खत्म हो चुका है। तो यहां पे जो संख्या अतिरिक्त ऐड हो गई 24 करोड़ की, ये 24 करोड़ वो लोग हैं जिनके पास बटन वाले मोबाइल होंगे। पहली बार शहरी इलाकों में अगर हम देखें इनका कंपैरिजन, तो यहां पर शहरी इलाकों में 66.71 करोड़ ये संख्या पहुंच गई टेलीफोन ग्राहकों की, जबकि ग्रामीण इलाकों में भी ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 53.85 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गांव में भी अब मोबाइलों को यूज कर रहे हैं। अब इनमें एंड्रॉयड मोबाइल भी है और साथ ही साथ iOS मोबाइल भी है, एप्पल वगैरह भी, या फिर छोटे बटन वाले मोबाइल भी है जिसको हम लोग की मोबाइल कहते हैं। देश में कुल दूरसंचार घनत्व तिमाही आधार पे अगर हम देखें तो 85.95% पहुंच गया। कितना दूरसंचार घनत्व कितना हो गया? यानी अगर हम मान के चले एक एरिया में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो 100 में से लगभग 85.95 यानी 86% लोग या 86 लोगों के पास इंटरनेट, साथ ही साथ जो है कि मोबाइल कनेक्टिविटी आ चुकी है। केवल 14 लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है। तो ये जनसंख्या घनत्व जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे दूरसंचार घनत्व भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और वायरलेस दूरसंचार घनत्व जो कि 82.73% से बढ़ के 83.45% हो गया है। क्लियर है यहाँ पे? तो 3-4 बातें याद रखनी है आपको कि 96.96 करोड़ लोग इंटरनेट कनेक्टर हो चुके हैं, टेलीफोन ग्राहक 120.56 हो गए, जिसमें शहर में 66.71, गांव में 53.85। हो सकता है एग्जामिनर डायरेक्ट यहाँ से प्रतिशत के आधार पर प्रश्न पूछे, नहीं तो कोई भी लॉजिक नहीं बनता कि यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा भी। अब यहां पर देखते हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति की भारत में यात्रा। डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू जो कि 6 से 10 अक्टूबर 2024 को भारत की राजकीय यात्रा पर थे। ठीक है, और इस दौरान भारत और मालदीव में क्या क्या समझौते हुए? तो भारत ने मालदीव के वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के ट्रेजरी बिल प्रदान किए। एक तरीके से आप इसे लाइन ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हो, मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट कह सकते हो इसे, कि लोन दिया गया, ऋण दिया गया भारत की तरफ से। कितना? 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। साथ ही साथ भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना को समय पर पूरा करने पर भी सहमत हुए हैं, क्योंकि जो मालदीव की राजधानी जो है वहां पर ग्रेटर माले में कनेक्टिविटी परियोजना में भारत भी सहयोग कर रहा है। साथ ही साथ थिलाफूसी और गिरावारी द्वीपों को जोड़ने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन के लिए भी सहमति व्यक्त की गई है। तो यहां से आपको थिलाफूसी और गिरावारी द्वीपों का याद होना चाहिए कि ये मालदीव के नेतृत्व में आते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू ने वर्चुअल माध्यम से हनी माधु हवाई अड्डे के नए रनवे का भी उद्घाटन किया। कहां पे? हनी माधु। 7 अक्टूबर 2024 को करेंसी स्वैप डील एग्रीमेंट के सहित 5 समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। करेंसी स्वैप डील एग्रीमेंट भी भारत और मालदीव के बीच में हो चुकी है। हालांकि इससे पहले मैंने बताया था कि यूएई वगैरह के साथ भी करेंसी स्वैप डील हुई थी, तो मैंने वहां पे डिस्कस किया था पूरा डिटेल से आई दृष्टि में कि किस प्रकार की चीजों को करेंसी स्वैप डील कहा जाता है। और आगे देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण, जो जैसे हमारा भारत का होता है आपका आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरीके से वहां पे मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने, दोनों ने मिलकर 2024 से 27 के लिए सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मुद्रा स्वैप समझौते पे हस्ताक्षर किया, यानी कि मुद्रा स्वैप एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत के जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में है। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और मालदीव के राष्ट्रीय पुलिस एवं कानून प्रवर्तन कॉलेज के बीच प्रशिक्षण समझौता और भारत के केंद्रीय ब्यूरो यानी कि जैसे आपका सीबीआई हो गया, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन हो गया, या फिर रॉ हो गया, इस तरीके के, और मालदीव के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के बीच में भी एक समझौता हुआ। तो भैया भारत के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और मालदीव की राष्ट्रीय पुलिस एवं कानून प्रवर्तन कॉलेज, इन दोनों के बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर एक्सेस एग्रीमेंट हो गया कि दोनों देशों के जो यहाँ से जो लोग अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, इनके बीच में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ भारत की जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं और मालदीव का जो भ्रष्टाचार निरोधक आयोग है, इन दोनों के बीच में भी एग्रीमेंट किया गया है।
अगर आप करेंसी स्वैप डील को जानते नहीं है तो फिर से समझ लीजिए, ये एक तरीके का एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है, वित्तीय अनुबंध होता है। इसमें दो पक्ष एक निश्चित अवधि के लिए एक दूसरे की मुद्राओं का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, मालदीव की जो लोकल करेंसी हम उसमें प्रयोग करेंगे और मालदीव हमारे भारतीय रुपयों का प्रयोग करेगा। और इस डील में दोनों पक्ष अपनी अपनी मुद्राओं को निश्चित विनियम या विनिमय दर पर एक साथ देते हैं, यानी एक निश्चित दर पे करते हैं। जैसे अभी अगर आपको $1 लेना हो तो उसके लिए आपको 84 से 85 रुपए देने होते हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है, ये चेंज होता रहता है, लेकिन यहाँ पे निश्चित विनिमय दर फिक्स हो जाती है। और साथ ही साथ भारत में हमने रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया है। अब आ जाते हैं पश्मीना ऊन के लिए जो लद्दाख में जीआई टैग प्रदान किया गया, जीआई प्रमाण पत्र। तो यहां देखो, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा जी को पश्मीना ऊन, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, किसके बारे में बताया था अभी, तो वो आपको मैंने बताया था जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा जी है। यहाँ पे लद्दाख के उपराज्यपाल की बात हो रही है जो कि बीडी मिश्रा को पश्मीना ऊन, जिसे सॉफ्ट गोल्ड के नाम से भी जानता है, इनके भौगोलिक संकेतक पंजीकरण का प्रमाण पत्र 5 अक्टूबर 2024 को प्रदान कर दिया गया। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो भैया लद्दाख के अंतर्गत पश्मीना ऊन के लिए क्या दे दिया गया, जीआई टैग दे दिया गया। किसे, लद्दाख को दिया गया। पश्मीना शब्द फारसी शब्द पश्म से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नरम सोना या नरम ऊन, या इसी को हम सॉफ्ट गोल्ड भी कह सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि जो पश्मीना ऊन है, सामान्यतः आपने पढ़ा होगा कि हम भेड़ से ऊन प्राप्त करते हैं, लेकिन जो पश्मीना क्वालिटी की जो ऊन होती है वो आपको बकरी से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, चांगथांग बकरी, जो पश्मीना ऊन जो होती है चांगथांगी बकरी, जिसको हम कैप्रा एग्रेगस हिरकस भी कहते हैं, इससे प्राप्त होती है, जिसे पश्मीना बकरी के रूप में भी जाना जाता है। तो कई बार होता है कि स्टेटमेंट वाइज अगर मान लो आता है तो पता रहना चाहिए कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, मैंने नहीं यहाँ पे किया एक राष्ट्र एक देश चुनाव वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आई दृष्टि में बहुत डिटेल से पूरा आपको कवर करा दिया है। अब चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। अभी जो CAA जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था, इसके तहत जो धारा थी 6A, इस पर लेकर डिस्प्यूट था असम और बांग्लादेश के शरणार्थियों को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और इसकी वैधानिकता को बरकरार रखा, यानी सरकार के मुद्दे को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। मामला क्या था कि एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 बहुमत से 17 अक्टूबर 2024 को नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया है। इस मामले में क्या कहा गया था कि धारा 6A बांग्लादेश से उन सभी अप्रवासियों, ध्यान देना प्रवासी नहीं, अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद तो आए थे भारत में, लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आ गए थे और तब से असम के निवासी हैं, तो उनको नागरिकता प्रदान की जाती है। ये धारा 6A कहती है। और इसी चीज को लेके असम की तरफ से एक मामला डाला गया था कि ये गलत है और इस तरीके से तो हमारे संसाधनों पे इन लोगों का कब्जा हो जाएगा। लेकिन जो नया प्रावधान आया था 2019 में, उसमें तो कहा ही गया था बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की पूरी जांच की तो इन्होंने कहा कि धारा 6A सही है, यानी 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच में जितने लोग भी भारत में आ गए थे असम में, उन सबको नागरिकता प्रदान की जाएगी। मामला समझ में आ गया, यही मामला था। और अदालत के नवीनतम फैसले के अनुसार धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 का उल्लंघन नहीं है, जो कि नागरिकता के प्रावधान में आती है। और 26 जनवरी 1950 को पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से प्रवासियों को नागरिकता देने की जो कट ऑफ के रूप में निर्धारित करता है 6 और 7 वाला आर्टिकल, तो यहाँ पे इसका ये विरोध नहीं करता है, इसीलिए 6A को संवैधानिक मान लिया गया, अर्थात इसकी वैधता को प्रमाणित कर दिया गया। अब चलते हैं वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक की बात करते हैं। तो देखिए सितंबर 2024, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे थे जो आई दृष्टि में कवर नहीं किए गए थे लेकिन इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए, इसलिए केवल अक्टूबर ही नहीं, नवंबर ही नहीं, बल्कि हमने सितंबर का भी, अगस्त का भी, जुलाई का भी टॉपिक को कवर किया है। सितंबर 2024 में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में भारत ने शीर्ष टीयर यानी कि टीयर 1 का दर्जा प्राप्त किया। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी इंटरनेशनल जो आपका
टेलीकम्युनिकेशन जो एसोसिएशन होता है, इसी के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। और सर्वोत्कृष्ट मतलब कि बहुत अच्छा स्कोर देते हुए, लगभग 98.5 का स्कोर देते हुए भारत को रोल मॉडलिंग देशों की कैटेगरी में शामिल किया गया। विश्व स्तर पर जो साइबर सुरक्षा प्रयासों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, क्योंकि भारत में क्या हो रहा है, बहुत सारे साइबर अटैक हो रहे हैं, बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, डिजिटल रेप हो रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आ रहे हैं, डिजिटल किडनैपिंग वगैरह बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो इन चीजों के प्रति सरकार हमारी प्रतिबद्ध है, लगातार इनके लिए नए नए प्रयासों का आयोजन किया जा रहा है। इसी चीज को दर्शाते हुए विश्व में हम टीयर 1 के नाम से जाने जाते हैं, मतलब बहुत ही संवेदनशील है और साथ ही साथ हम इसके प्रति लगातार सुरक्षा प्रयासों को मजबूत कर रहे हैं। तो इसीलिए हम टीयर 1 में आए हैं। देखा जाए तो 5 कैटेगरी होती हैं। जैसे टीयर 1 का मतलब रोल मॉडलिंग, यानी बाकी देश हमसे सीख सकते हैं कि किस प्रकार से आप साइबर सिक्योरिटीज को मेंटेन कर सकते हो। बाकी टीयर 2 में होता है एडवांसिंग, टीयर 3 होता है स्थापना, टीयर 4 होता है विकासशील और टीयर 5 होता है बिल्डिंग। तो बहुत अच्छा स्कोर हमारा रहा है। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली गौशाला कौन सी है? बायो सीएनजी प्लांट है, देखिए ग्वालियर में। कहां पे? एमपी के ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला, क्या नाम है इसका? लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2024 को किया था। तो पहली चीज ये समझ में आ गई कि ग्वालियर की लाल टिपारा गौशाला 2 अक्टूबर को आयोजित हुई, मतलब उद्घाटन किया गया इसका। और इस गौशाला में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये याद रख लेना कंपनी का नाम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से 2 हेक्टेयर में बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया। इसका प्रयोग पता है कैसे होगा? यहां लिखा हुआ है कि 100 टन गोबर का उपयोग करके हम प्रतिदिन 3 टन सीएनजी और 20 टन उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद का उत्पादन करेंगे। अर्थात यहाँ पे इस तरीके का बायो सीएनजी प्लांट लगा दिया गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा कि जितना भी गोबर होगा, अगर हम 100 टन गोबर को एकत्रित करेंगे तो प्रतिदिन हम 3 टन सीएनजी बना पाएंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि हमारे 4 व्हीलर या व्हीकल में यूज हो सकती है। सीएनजी वहां पर यूज होती है, जिससे हमारे जैविक मतलब जो जीवाश्मिक ईंधन है जैसे पेट्रोल डीजल, इन पे निर्भरता कम होगी। दूसरा, हम 20 टन उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद का भी उत्पादन करेंगे, जिससे मृदा की भी गुणवत्ता सुधरेगी और कृषि की उत्पादकता भी बढ़ेगी। तो एक तीर से 3 निशाना इसे कह सकते हैं, एक तीर से 3 निशाने लगाना। तो ये बायो सीएनजी प्लांट वाली गौशाला, जिसका नाम क्या? लाल टिपारा गौशाला ग्वालियर में है। इज इट क्लियर? अब चलते हम लोग यहाँ शास्त्रीय भाषा के दर्जे की बात करेंगे। तो आप देखोगे अभी हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। हालांकि मैंने किसी लेक्चर में या फिर टेस्ट सीरीज के लेक्चर में मैंने गलती से फारसी भाषा को भी चर्चा करने का दे दिया था कि फारसी को भी मिला है दर्जा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो गलत है, उसे प्लीज करेक्ट कर लेना आप लोग। यहाँ पे मराठी हो गई, पाली हो गई, प्राकृत हो गई, असमिया हो गई और बंगाली, इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिसके बाद टोटल हमारे पास 11 भाषाएं हो चुकी हैं। पढ़ते हैं इसको। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। और अब देश में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या टोटल कितनी हो गई है? 11 हो गई है। अगर आप देखोगे सबसे पहले 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसमें तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया और ये सबसे पहले घोषित होने वाली शास्त्रीय भाषा थी। और इसके लिए कुछ निर्धारित मापदंड भी बताए गए हैं। जैसे अगर आप देखोगे जो मापदंड है कि इनके प्रारंभिक ग्रंथों का अभिलेखित इतिहास कम से कम 1500 से लेकर 2000 वर्षों का पुराना होना चाहिए। प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक संग्रह होना चाहिए जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा विरासत माना जाएगा। और ज्ञान से संबंधित ग्रंथ, विशेष रूप से कविता, पुरालेखी और शिलालेखी साक्ष्य के अलावा गद्य ग्रंथ भी इनके मौजूद होने चाहिए। तो ये सभी मापदंड भी होने चाहिए। और जो पहले से ही हमारे पास लिस्टेड हैं, तो अगर आप देखोगे तमिल भाषा को सबसे पहले 12 अक्टूबर 2004 को, फिर संस्कृत भाषा को 25 नवंबर 2005 को, फिर तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में दिया गया, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में और अभी 2024 में 5 और भाषाओं को दिया गया। तो टोटल 6 + 5 = 11 भाषाएं हो चुकी हैं। इट इज क्लियर? अब चलते हैं असम के जीआई को, जो असम के उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। 8 उत्पाद ऐसे थे जिसको जीआई टैग दिया गया है। जैसे अक्टूबर 2024 में चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने
असम क्षेत्र की बोडो संस्कृति की 8 प्रतिष्ठित उत्पादों को जीआई टैग दे दिया। किसने दिया? भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, जो कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन आती है। यहां आप देखोगे कि अभी तक असम राज्य के 33 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया था, लेकिन जैसे ही उसमें 8 और नए उत्पाद जोड़ दिए गए तो अब टोटल 41 हो चुके हैं। क्योंकि देखो, असम का ही जो चराई देव था मोइदम से, उसी को हमने क्या किया, 43 नंबर पे यूनेस्को की साइट में शामिल किया। तो असम इस बार चर्चा में है दोस्तों। तो जरा ध्यान देना असम की कुछ चीजों पर कि ये पूछा जा सकता है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे चावल से बनी, देखो कौन कौन से टैग थे तो उनमें देखते हैं। जैसे चावल से बनी बियर की भी 3 किस्में थी, बोडो जौ ग्वारन जिसे हम कहते हैं, मैबरा जौ बिडवी कहते हैं और बोडो जौ गीसी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की तो बियर थी जो शराब के रूप में जानी थी और जो चावल से बनी थी। बाकी 4 प्रकार के खाद्य उत्पाद थे, जैसे बोडो नेपहम, बोडो ओंडला, बोडो गुआखा और बोडो नार्जी। ये 4 प्रकार के थे जो कि जूट के पत्तों वगैरह से बनते हैं, लहसुन अदरक नमक से बने चावल का पाउडर होता है, या फिर किडवित मछली का व्यंजन होता है। तो ये सभी चीजें तो टोटल होगी 4 3 7। और एक वस्त्र भी दिया गया था जो कि बोडो अरुणाई, जो छोटा सुंदर कपड़ा एक माना जाता है, बोडो अरुणाई। तो टोटल इस तरीके से आप देखोगे 8 चीजों को जीआई टैग दिया गया, 33 पहले से थे, तो टोटल हो गया हमारे पास 41, वो भी असम के अंतर्गत। अब आ जाओ, भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 3 अक्टूबर 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो चुका है। तो कहां पे शामिल हुआ? ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब यानी इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब एक वैश्विक मंच है जो विश्व भर में सहयोग को बढ़ावा और ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित एक संस्थान है। इसमें भारत भी अब शामिल हो चुका है। ठीक, इतना ही जानना है। साथ ही साथ भारत के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब के लिए एक नोडल एजेंसी तैयार की गई ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के नाम से। किस नाम से? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के नाम से। हालांकि 2021 में पेरिस फ्रांस में स्थापित किए गए इस हब का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय आयोग है। तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब, ये 2021 में ही निर्मित किया गया था और वर्तमान में इसके टोटल 16 देश हैं और भारत भी अब इसका सदस्य बन चुका है। आगे और चीजों को देखते हैं। भारत ने समुद्री जैव विविधता की रक्षा हेतु बीबीएन समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। देखो, ये नेशनल करंट अफेयर्स है जिसमें आप देखोगे कि सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे मैंने आपको पढ़ा रहा हूं। और इसके बाद में अगली वीडियोज में इंटरनेशनल, इकोनॉमी, यूपी, ये तीनों चीजों को एक साथ कंपाइल कर दूंगा। क्योंकि आज जो है कि वीडियो थोड़ा लेट हो गई बनाने में, टाइम नहीं मिल पाया, तो आज केवल मैं नेशनल को समझा रहा हूं ताकि आप इसे देख के रिवाइज कर लेना। और कल आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम पे पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा, मैं यही पूरी कंप्लीट करूंगा, एक सेक्शन नहीं, पूरा कंप्लीट रहेगा पीडीएफ, आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। यहां देखो कि भारत आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता यानी बीबीएनजे समझौते पर 26 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में हस्ताक्षर किए। भारत ने भी इस पे हस्ताक्षर कर दी, जो कि समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए तैयार किया गया है। बीबीएनजे समझौता है, बीबीएन भी कह सकते हो। और साथ ही साथ अगर देखोगे कि यह समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, जिसको हम लोग UNCLOS कहते हैं, अनक्लॉज भी बोलते हैं, ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। कौन? समुद्री कानून संधि। और इसी कानून के तहत मतलब इसके उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना है और इसे उच्च समुद्र संधि के रूप में भी जाना जाता है, हाई सीज ट्रीटी। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? जैव विविधता की हमें रक्षा करने की जिम्मेदारी दी जाती है। और बीबीएनजे जो समझौता है यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी देश उच्च समुद्र में समुद्री संसाधनों पर संप्रभु अधिकार का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि जो समुद्री क्षेत्र सभी के लिए खुला हुआ है उस पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश दावा नहीं कर सकता। भारत में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत में बीबीएनजे समझौते के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा। और साथ ही साथ बीबीएनजे यह समझौता 2030 तक दुनिया के 30% समुद्र और जमीन को संरक्षित करने के लक्ष्य का समर्थन करता है, जिसको हम लोग 30x30 के नाम से भी जानते हैं। 2030 तक हम 30% चीजों को टारगेट करके चल रहे हैं। अब आ जाते हैं, भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में भी शामिल हो चुका है। तो क्या है ये मामला? देखिए, भारत औपचारिक रूप से खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क यानी MSFN,
ठीक है। मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क इसे हम कहते हैं, तो खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हो गया औपचारिक रूप से, जो अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है। और यह स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए सदस्यों के बीच एक सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। यानी जो भी देश स्वच्छ ऊर्जा को जो है कि आगे बढ़ाना चाहता है, रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए जो भी उसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति इसके द्वारा की जाती है। और भारत भी अब इसका सदस्य बन गया, तो भारत को भी आसानी से ऐसे तत्व मिल सकते हैं, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज, ग्रेफाइट, ये सभी तत्व इजीली मिल सकेंगे, सप्लाई हो सकेगी। यहां पे देखते हैं 23 सितंबर 2024 को अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा 14 देशों और यूरोपीय संघ के द्वारा किए गए समझौते भारत में को भी, मतलब भारत भी इसमें शामिल हो चुका है। और यहाँ पे MSFN खनिज सुरक्षा भागीदारी जो MSP है, इसी का विस्तार है और कुछ नहीं, ठीक है, इसी का विस्तार है, जिसे यूएनओ से इतर अमेरिका और 10 अन्य देशों ने 2022 में शुरू किया था। हालांकि भारत जून 2023 में MSP में शामिल हो गया था और अब भारत अभी इसमें शामिल हो गया MSFN में। क्लियर है यहां तक? तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट था। फिर देखते हैं सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के विजेता कौन कौन से हैं कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता। देखिए, सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस, कब मनाया था विश्व पर्यटन दिवस? 27 सितंबर को। इस पर देश के 36 गांवों को विभिन्न श्रेणियों में पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। कितने गांव को सेलेक्ट किया? 36। अच्छी बात यह है कि यूपी के बागपत का भी एक गांव इसमें आता है, जिसको हम पुरा महादेव कहते हैं, क्योंकि यहां पर बाबा भोलेनाथ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पे हर साल सावन में लगभग 36 से 40 लाख लोग क्या करते हैं? जल चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध एरिया है। गांव में पर्यटन को इससे बढ़ावा देने के लिए 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता को शुरू किया गया था 2023 में, और उसी समय से इसके जो पहले संस्करण थे उसमें 795 गांवों से आवेदन आया था, और दूसरे संस्करण में अगर आप देखोगे तो 991 गांवों से आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें केवल 36 गांवों को हमने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की प्रतियोगिता के रूप में शामिल किया, जिसमें 8 श्रेणियां अलग अलग हैं, जैसे साहसिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, सामुदायिक आधारित पर्यटन, शिल्प, विरासत, जिम्मेदार पर्यटन, आध्यात्मिक और कल्याण, वाइब्रेंट विलेज। इन सभी में 36 प्रकार के विजेता हुए। अब हमें बाकी गांवों को नहीं पढ़ना, लेकिन यूपी का पढ़ना है। यूपी को विरासत श्रेणी में दिया गया है। कहां पे? आप देखोगे हाफेश्वर गुजरात, एंड्रो मणिपुर, माफलांग मेघालय, किलाड़ी तमिलनाडु, लेकिन पुरा महादेव जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिया, बागपत डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपके एनसीआर रीजन में आता है, मेरठ से कटकर ही अलग हुआ था 1997 में। बागपत नाम का एक डिस्ट्रिक्ट जो कि यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये पुरा महादेव का मंदिर है वहां पे। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी की पहल भी शुरू की गई। यानी पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने 27 सितंबर को ही विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पे पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी के नाम से एक राष्ट्रीय पर्यटन पहल की शुरुआत की, नेशनल लेवल पे। इसके लिए पर्यटन मंत्रालय ने भारत के 6 पर्यटन स्थलों, जिसमें ओरछा मध्य प्रदेश का होगा, गंडीकोटा आंध्र प्रदेश का, बोधगया बिहार का, आइजोल मिजोरम का, जोधपुर राजस्थान का, और श्री विजयपुरम जो कि अंडमान निकोबार की नई राजधानी का नाम है। हालांकि राजधानी वही पुरानी पोर्ट ब्लेयर, बस इसके नाम में परिवर्तन किया गया। तो अंडमान निकोबार द्वीप, यहां पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी की शुरुआत की। ध्यान देना, यूपी इसमें कहीं भी शामिल नहीं है। क्लियर हो गई बात? भारत की पहली एयरपोर्ट इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्रा, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे केरल पर भारत की पहली एयरपोर्ट इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्रा का उद्घाटन कर दिया है। और इस सुविधा के माध्यम से एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोगों को वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याओं से बचाया जाएगा, और इस तरीके का ये पहला एयरपोर्ट होगा तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अभी इससे पहले ये एयरपोर्ट एक बार और चर्चा में था। क्यों? क्योंकि भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट हो गया जिसने अपने कचरे को खुद ही एयरपोर्ट पे लैंडफिल करना शुरू कर दिया था। तो ये पहला एयरपोर्ट बन चुका था। तो ये भी चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 28 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के नागपुर में नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि NH-44 पर देश के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी अमृत सरोवर या अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया। क्या नाम है? अमृत महोत्सव पार्क, जो कि देश का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क है। ये हरियाली और जैव विविधता का नखलिस्तान भी इसको कहा जाता है। इस पार्क में लगभग 8000 से अधिक विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, और इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 14.32 करोड़ रुपए की लागत से विकसित भी किया है। और इसे क्या कहा था? नागपुर का
वैसे नागपुर को जो है कि भारत की बाघ राजधानी भी कहा जाता है, तो ये तो अलग है, लेकिन यहाँ पे जो बात समझ में आई कि ये पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क भी बनाया गया है। अब चलते हैं यहाँ पे, एक लास्ट टॉपिक हमारा है आज की क्लास का, फिर हम लोग कल इंटरनेशनल से शुरू करेंगे और उसमें इकोनॉमी वगैरह को भी मैं कवर करूंगा। ये राष्ट्रीय टॉपिक थे जिसमें लगभग 15 टॉपिक करीब मैंने पढ़ा दिए आपको, या तो 10 से 15 टॉपिक पढ़ा दिए, जितने भी इंपॉर्टेंट बस इसे कर लेना और इससे अलावा मत भटको। मैंने ऑलरेडी इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, आई दृष्टि वाली प्लेलिस्ट में मैंने बताया कि कैसे आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक को समराइज करते हुए कम समय में तैयार कराया जा सकता है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 4 अगस्त 2024 को देश में 3 नए आपराधिक कानूनों, जो आपके नए 3 कानून आए ना, जिसको भारतीय साक्ष्य संहिता कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो इनके बारे में जानकारी और साथ ही साथ सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 4 एप्लीकेशन को लॉन्च किया। एक ई साक्ष्य के नाम से है, दूसरा न्याय सेतु, तीसरा न्याय श्रुति और चौथा ई समन। ये 4 प्रकार के लॉन्च। अब यहां पर आपसे प्रश्न बनेगा, इन चारों में से किसी एक नाम को हटाते हुए कोई दूसरा नाम लगा दिया जाएगा और पूछेगा कौन इसमें नहीं है। तो 4 प्रकार के जो ऐप लॉन्च हुए, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, ये चारों ऐप नए जो 3 आपराधिक कानून आए उनकी जानकारी और उनके सुनिश्चित क्रियान्वयन के लिए शुरू किया गया है। साथ ही साथ अगर आपको मैं बताते चलूं कि 1 जुलाई 2024 को ही 3 नए कानून अस्तित्व में आ गए थे। भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान भारतीय न्याय संहिता 2023 ने लिया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने लिया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने लिया है। तो ये तीनों ही प्रावधान याद रखना और इनके लिए 4 नए एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। तो ये हो गई आपकी जानकारी, और साथ ही साथ आप इसी नाम से ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, आप वहां पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर ग्लैंस एकेडमी अगर आप ऑफिशियल डालोगे, यूट्यूब ना डाल के आप ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल अगर वर्ड यूज करोगे तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसमें लगभग 14,500 से अधिक फैमिली जुड़ चुकी है। हालांकि लिंक उसका वीडियो के नीचे दिया गया है, जहां पर यह पीडीएफ आपको कल सुबह अर्थात वेडनेसडे को मिल जाएगी 27 नवंबर को। ठीक है, आप अगर वीडियो को आज देख रहे हो तो कल का वेट कर लेना, अभी नहीं कि मैंने वीडियो में बोला और आप जो है कि व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि मेरी टीम भी बिजी होती है, बहुत सारे काम होते हैं उनके पास भी, तो शायद रिप्लाई ना मिले, क्योंकि पीडीएफ कल ही मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।